आज कुलम्स लॉ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अभी मैं सबसे पहले कुलम्स लॉ आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कुलम्स लॉ, कुलम्स वेक्टर फॉर्म जिसको नाम से जाना जाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कुलम्स लॉ के बारे में। आपको अच्छे से पता है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैट का। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। बहुत बार क्या होता है कि इस अट्रैक्शन या रिपल्सन को ना बहुत सारे बुक में इंट्रैक्शन लिख देते हैं, है ना। क्या लिखते हैं इसको? इंट्रैक्शन। ये इंट्रैक्शन से भी इसको बहुत सारे बुक में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, कोई भी दो पॉइंट चार्ज स्टेशनरी होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। स्टेशनरी मतलब रेस्ट में होनी चाहिए, पॉइंट चार्ज होनी चाहिए। इसके लिए कुलम्स ने लॉ दिया था, क्योंकि कुलम्स का लॉ हर किसी जगह पे, क्योंकि इसकी भी अपनी लिमिटेशंस थी, इसलिए कुलम्स लॉ पहले ही इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो लॉ है स्टेशनरी पॉइंट चार्ज बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, रेस्ट पॉइंट चार्ज बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, जिसपे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगता है, मतलब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात की जा रही है। अब इसमें हमें क्या देखना है? देखो आप, इसमें जो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स कुलम्स ने दिया था। पहला पॉइंट्स आपका था कि जो फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेस। तो आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस देखो, यहाँ पे अगर मैंने दो चार्ज लिया है, एक चार्ज Q1 है हमारा, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों की डिस्टेंस हम सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस लेते हैं, इसलिए ये सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है। जो कुलम्बिक फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है। तो Q1 और Q2, तो दोनों के मैग्नीट्यूड, Q1 चार्ज के मैग्नीट्यूड और Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि ये दोनों का प्रोडक्ट है। और दूसरा पॉइंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है? स्मॉल आर है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, स्क्वायर देके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी दोनों को, ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों को कंबाइन किया गया। जब इसको कंबाइन किया गया तो आपके पास लॉ कुछ इस तरह का आपको मिला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप रिप्लेस करोगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K लोगे आप। तो ये देखो, आपने यहाँ पे K ले लिया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K इज इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, और दिस इज आल्सो नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो F इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे अगर आप K लेते हो तो इक्वल टू कर दिया, इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जो है ये एक फार्मूला हो गया आपके लिए, ये कुलम्स का फार्मूला है। कुलम्स लॉ के लिए फोर्स का जो फार्मूला दिया है कुलम्स ने, वो फार्मूला हो गया, और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें देखो K की वैल्यू क्या होती है। तो K इक्वल टू होता है 1/4πε0 9 × 10⁹। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं इससे पहले कि एप्सिलॉन नॉट की बात करें हम लोग, K के लिए K की यूनिट क्या होगी, जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसको केस को निकालते हैं। देखो K इक्वल टू क्या होगा, फोर्स यहाँ पे है, R इधर आ जाएगा, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जैसा कि मैंने नीचे लिखा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और अपॉन में Q1 इंटू Q2। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। और Q1 Q2 दोनों के लिए चार्ज आप लिखते हो, तो यहाँ पे आपने लिख दिया Q1 के लिए एक चार्ज, Q2 के लिए भी दूसरा चार्ज कूलम, तो कूलम और कूलम कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो कि यहाँ पे इसकी यूनिट है, K की यूनिट हो गई। तो वैल्यू ऑफ जो K होती है ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस में रखा है। मतलब जो चार्ज बॉडी है, जो चार्ज बॉडी आपने ली है, इसको आपने वाटर में रखा है या किसी और भी मीडियम में आपने रखा है, उस पर यह डिपेंड करेगा।
देखो यहाँ पे एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू ली गई है के की, फाइंड आउट की गई है, वो है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो वैल्यू है 8.98742 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू जो है ना, जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखो जो हमने कंसीडर किया है 9 इंटू 10⁹, इससे 0.1% थोड़ी लेस वैल्यू है, इसलिए कैलकुलेशन में लगभग अप्रोक्सीमेशन और कैलकुलेशन के कन्वीनियंट के लिए इस वैल्यू को 8.98742 को हम लोग 9 कंसीडर कर लेते हैं, ताकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन में हमें को ना करनी पड़े, एक छोटे से कैलकुलेशन से हमारा काम चल जाए। यहाँ पे मैंने दो चार्ज ले लिया, एक चार्ज हमारा Q1 है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा चार्ज हमारा Q2 है, ये भी हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्ज बॉडी के बीच की डिस्टेंस सेंटर से r है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, मोस्टली यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है वो भी मैं बताता हूँ। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हमें लिखना होता है F21, तो F21 क्या है पता नहीं, F12 क्या है पता नहीं, बड़ा कंफ्यूजन है कि F12 किसको बोला जाए और F21 किसको बोला जाए। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल क्लियर करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इस मामले में। देखो, अगर ये Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, लेफ्ट साइड, राइट से लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में लगाएगा। देखिए यहाँ पे मैं फोर्स लगाता हुआ दिखा रहा हूँ, Q2 किधर लगा रहा है फोर्स, Q1 की तरफ लगा रहा है। ठीक है, Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 की तरफ। तो ये जब अगर फोर्स लगाएगा Q1 की तरफ, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, तो लिखोगे फोर्स ऑन, फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे, है ना, तो फोर्स ऑन 1 बाय 2, तो इसको 1 2 से लिखेंगे, तो फोर्स ऑन 1 बाय 2। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ गए। तो देखो आप आपका इस तरह से, और इसको याद रखने के लिए मैं यहीं पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये इसको मैं ऑन लिख रहा हूँ, पहला वाला ऑन 1, और 2 को मैं लिख रहा हूँ बाय 2, फोर्स ऑन 1 बाय 2। क्लियर। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि भाई Q1 Q2 की तरफ अगर फोर्स लगाएगा तो कैसा लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में ऐसा लगाएगा, तो राइट साइड डायरेक्शन में लगाएगा। राइट साइड डायरेक्शन में लगाएगा तो आप क्या लिखोगे इसको, फोर्स ऑन 2 बाय 1, तो यहाँ पे ऑन 2 बाय 1। अब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चीज रिप्रेजेंटेशन देख के ही समझ में आ जाएगा कि भाई फोर्स ऑन 2 बाय 1, इस तरह से फोर्स लग रहा है। पहला केस में आप क्या देख रहे हो, पहला केस जो मैं आपने देखा, फोर्स ऑन 1 बाय 2 किधर लग रहा था, देखो यहाँ पे 1 बाय 2, मतलब 2 के कारण 1 की तरफ लग रहा था, 2 से किधर लग रहा था, 1 की तरफ। अगर 2 से 1 की तरफ लग रहा है ना, तो आप इसको ऐसा लिखो, क्योंकि डिस्टेंस r है, तो इसको आप लिखो r 2 से 1 के लिए, 2 से 1 के लिए, और ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं r कैप से। ठीक है, r 2 से 1 के लिए ध्यान रखेंगे, r 2 से 1। और ऐसे केस में फोर्स क्या है कि कौन सा फोर्स कंसीडर कर रहे हो, फोर्स ऑन 1 बाय 2, उसके लिए डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में, तो R21। ठीक उसी तरह से अगर आप इधर से देख रहे हो कि भाई जब आप फोर्स ऑन 2 बाय 1 लग रहा है तो किधर लग रहा था, किधर से किधर जा रहे थे आप, इधर से इधर जा रहे थे, मतलब 1 से 2 की तरफ जा रहे थे। तो 1 से 2 की तरफ जब जा रहे हो तो इसको आप ऐसा लिखोगे R12। अब इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना, 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, कब, जब आपका फोर्स ऑन 2 बाय 1 लग रहा है, तो इसके लिए जो डिस्टेंस ले जा रही है वो ये वाली है, और इसके लिए जो फोर्स, इस फोर्स ऑन 1 बाय 2 के लिए ले रहे हो, इसके लिए ये ली जा रही है, ध्यान रखेंगे। अब ये जो आप मान लो कि R12 आप लेते हो, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप लिखोगे R12, वेक्टर लगा दिया और अपॉन में R, ये क्या हो गया, इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
इसको लिखोगे इज अ यूनिट वेक्टर ठीक है इन द डायरेक्शन ऑफ किधर से किधर का डायरेक्शन देख रहे हो तो इन द डायरेक्शन ऑफ बताओ Q1 से Q2 के लिए देख रहे थे इसको किसके लिए लिया था Q1 से Q2 के लिए क्योंकि 1 से 2 की तरफ आप जा रहे थे है ना यस सर। तो यहाँ पे आप इसको लिख दो इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ नहीं लिखे इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2 ध्यान रखेंगे Q1 टू Q2 तो ये R12 के लिए हो गया कोई दिक्कत नहीं उसी तरह से R21 की जब आप बात करोगे तो R21 के लिए भी सेम इसी तरह की स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी तो चलिए R21 के लिए भी लिख लेते हैं तो ये R21 का क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो सिंपली कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए तो दिस वन इज इक्वल टू R21 बिल्कुल ठीक ऐसा ही जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है आपने अपॉन में R राइट अब ये यूनिट वेक्टर नहीं देना होगा आपको कैप हटा के आप वेक्टर का साइन दे रहे हो ये क्या है इसकी डायरेक्शन किधर से किधर है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसकी डायरेक्शन बता सकते हो आप ये Q2 से Q1 की तरफ होगी ना यस सर। तो Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन है तो इसलिए R21 लिख रहे हो तो इसकी डायरेक्शन मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1 ये क्लियर हो गया इसकी डायरेक्शन के बारे में हमने बात कर ली अब पूरे फोर्स की बात अभी बाकी है क्योंकि फोर्स का फार्मूला भी हमें यहाँ पे देखना होगा तो पूरे फोर्स का फार्मूला देखेंगे चलिए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा डायरेक्शन इसको साइड में करते हैं और फोर्स के बारे में बात करते हैं ठीक है तो आइए अब पहले यहाँ पे इस फोर्स की बात कर लेते हैं F21 की बात करते हैं ठीक है तो कैसे करेंगे देखो F21 ऊपर वेक्टर का साइन दे दिया ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर एयर में है ये दोनों चार्ज तो 1/4πε0 लिखेंगे दोनों चार्ज देखना है एक Q1 है एक Q2 है तो Q1 इंटू Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर तो डिस्टेंस हमारा R है तो R का स्क्वायर अब देख के जरा बताओ तो F21 मतलब फोर्स ऑन 2/1 के लिए यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा कंसीडर करें ये वाला ना यस सर। तो इसके लिए यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन आप ले रहे हो R1 2 1 से 2 के लिए ठीक अब ये उसी तरह से अब दूसरा क्या काम कर लो दूसरा मतलब फोर्स ऑन 1/2 लोगे तो सेम फार्मूला लगाओ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर इस बार ये वाला अप्लाई होगा R21 कैप क्योंकि इसमें 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन है 2-1 को दिखा रहे हो यहाँ पे 2-1 को मैंने दिखाया था डायरेक्शन फ्रॉम 2 to 1 Q2 से Q1 की तरफ के लिए और यहाँ पे इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि डायरेक्शन देखने का कि ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है क्योंकि बताओ कि एक जो फोर्स है ना F21 जो है दिस वन इज इक्वल टू -F12 होगा ना यस सर। क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना यस सर। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है तो वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो करता है ना यस सर। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो कर रहे हैं चलिए लेकिन अभी एक चीज और जो बहुत बार 1 मार्क से क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या पूछा जाता है उसको भी देखेंगे यहाँ पे देखिए सिंपल सा सवाल है यहाँ पे कि भाई आप बताओ कि Q1 का इंटू Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होगा और सर जब दोनों पॉजिटिव होंगे हाँ लेस देन 0 कब होगा मतलब कुलम्स लॉ में तो हमने इस बात को रखा ना मैंने आपको साफ साफ बताया कुलम्स लॉ को देखने के बाद
कि भाई उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात आपने बोला अभी कि अगर Q1 जो है ये भी पॉजिटिव हो जाए और Q2 भी पॉजिटिव हो जाए, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हो जाए, है ना? Yes sir, same sign. हाँ, तो बिल्कुल सही बात। अगर दोनों सेम पॉजिटिव में हो जाए तो इसका जो प्रोडक्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि Q1 भी निगेटिव हो जाए और Q2 भी निगेटिव हो जाए, तो भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और फिर तब भी इसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं ना। Yes sir. उसी तरह से नीचे वाले में देखा जाए कि पूछा गया आपसे कि when Q1 Q2 लेस देन 0, तो Q1 Q2 लेस देन होने के लिए इसमें आप क्या कर सकते हो कि या तो Q1 निगेटिव हो जाए और Q2 पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसे केस में दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो निगेटिव होगा। और या फिर Q1 पॉजिटिव हो, ठीक है, और Q2 निगेटिव हो जाए, मतलब अपोजिट चार्जेस होने चाहिए कहने का मतलब। तो अपोजिट चार्जेस होने के केस में जो प्रोडक्ट आएगा वो निगेटिव आएगा, और निगेटिव आएगा तो उसकी वैल्यू जो है Q1 Q2 की वैल्यू जो होगी लेस देन 0 होगी। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा भी गया हुआ है क्वेश्चन में। परमिटिविटी होता क्या है? तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे परमिटिविटी में लिखा हुआ है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम। जिस भी मीडियम में रखी हुई होगी ना इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके लिए क्या वो डिसाइड करेगा कि अब उसके अकॉर्डिंग उस पर फोर्स क्या लगेगा दोनों चार्ज बॉडी पे। जैसे कि आपने यहाँ पे लिया हुआ है एक चार्ज Q1 लिया हुआ है हमेशा की तरह जैसे हम लोग लेते हैं, दूसरा चार्ज आपने Q2 ले रखा है, ठीक है। अब Q1 और Q2 लिया हुआ है, अब ये किस में रखा हुआ है? या क्या ये एयर में रखा हुआ है? अगर एयर में रखा हुआ है तो आप लिखोगे फोर्स इन एयर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है, अगर एयर में रखा हुआ है तो। और एक बात यहाँ पे आपको बताऊं कि अगर वाटर में रखा हुआ है या किसी मीडियम में रखा हुआ है, मीडियम वाटर की जगह पे मीडियम ले लेते हैं, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिखेंगे, इस चीज को लिखेंगे। क्योंकि ऐसे केस में जो एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी फॉर एनी मीडियम के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स और भी हैं जैसे कि एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज करते हो? एप्सिलॉन नॉट यूज करते हो आप एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए। एप्सिलॉन एम किसके लिए यूज करते हैं? मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए, ठीक है ना। ये रिलेशंस होता है कि भाई कैसे हम लोग किस तरह से रख सकते हैं, किस में रखना चाहते हैं, क्या वाटर में रखना चाहते हो, ऑयल में रखना चाहते हो, दोनों चार्ज को आप ऑयल में रखना चाहते हो, वाटर में रखना चाहते हो, या फिर किसी ग्लास के अंदर रखना चाहते हो, या फिर एयर में रखना चाहते हो, या फिर वैक्यूम में रखना चाहते हो। ये सारा जिसमें भी जिसकी भी बात मैं कर रहा हूँ वो सब क्या है? सब एक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर रिलेशन बिटवीन फोर्स, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर मैं एयर और मीडियम के लिए फोर्स जो एयर में लग रहा है, एयर के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको। यहाँ पे देखिए एयर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और F मीडियम के लिए अगर मैं मीडियम की बात कर लूँ तो मीडियम में क्या लग रहा है? मीडियम में देखो यहाँ पे लग रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू R स्क्वायर। तो ये मैंने मीडियम के लिए ले लिया। तो एयर और मीडियम दोनों के लिए ले लिया तो मैंने देखा कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और इसमें भी Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहा है और ये रह गया आपका 1/4πε0 और नीचे में 1/4πε। तो 1/4π कैंसिल हो रहा है, तो बच गया आपका 1/ε0 अपॉन 1/ε, जिसको आप लिख सकते हो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हो आप रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिलॉन आर से लिखते हो। दिस वन इज रिलेटिव परमिटिविटी और इसी को आप के भी लिखते हो, दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो अब रिलेशन क्या आ गया? एफ एयर बाय एफ मीडियम। देखो नीचे में मैंने रिलेशन इसको क्लियर कर दिया, एफ एयर बाय एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर इक्वल टू के। ये सब रिलेशंस हैं एक दूसरे के साथ। अब के क्या है? तो के की जो वैल्यू होती है वैक्यूम में 1 होती है और एयर में के की वैल्यू जो होती है 1.0054 होती है। बहुत जगह पे हम इसको 1 ही यूज करते हैं। एयर के लिए अगर बोलता है तो मैं 1 ही लिखता हूँ,
हाँ, लेकिन जब तक बात आ रही है डाइलेक्ट्रिक के वाटर के लिए, वाटर में के की जो वैल्यू होती है वो 80 होती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इस पे जो न्यूमेरिकल्स आएगा उसको भी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो ये सब की वैल्यू आपको यहाँ पे मैंने जो कॉमन सी वैल्यू है जिसका यूज हमेशा होता है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ पहला वाला जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। 3 चार्जेस each equal to Q, सारी चार्जेस सब Q हैं, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इफ द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज F, देन द नेट फोर्स ऑन द ट्रायंगल विल बी, है ना। नेट फोर्स एनी टू चार्ज के लिए बोल रहा है और उसके बाद नेट फोर्स की बात कर रहा है। तो चलिए देखो, मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है आपके पास। इनफैक्ट एक लास्ट ऑप्शन भी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, √3F, क्योंकि अगर मान लो कि इस पे चार्ज Q है, ध्यान से देखना, इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, तो हमारे से पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखो फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस। तो अगर मैं यहाँ पे Q चार्ज और इसके Q चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, ठीक है। मान लो कि मैंने माना कि यहाँ पे ये जो फोर्स लगा रहा है वो F लगा रहा है, ये भी फोर्स F लगा रहा है, तो दोनों के बीच की एंगल कितने की बन रही है, एंगल बन रही है 60 डिग्री की। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है R = √F² प्लस F² प्लस 2F × F, दो चार्ज के बीच का फोर्स बोला जा रहा है, 2F × F, और दोनों के बीच की एंगल कितनी है, 60 डिग्री की, तो cos 60 डिग्री, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, F² प्लस F² मतलब 2F² प्लस 2F² cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, So 1/2. बिल्कुल 1/2। तो आप 1/2 अगर करोगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स √3F² आपके पास, जो कि अगर आप F² रूट से बाहर आएगा तो F सिर्फ बचेगा, √3F। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, √3F का। Yes, sir. तो क्या फोर्स एग्जर्ट करेगा ये, यहाँ पे इसके लिए आपको बताना है। इस क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल बेसिक फार्मूला F न्यू, मतलब या F न्यू या F डैश अगर आप लिखते हो, दिस वन इज द F फॉर, इससे पहले जो कि एयर में था, जो डिस्टेंस थी d डिस्टेंस के लिए, अपॉन K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसा लेते हैं। तो देखो F एयर के लिए तो F लिखोगे और इसके लिए क्या लिखोगे, 2, है ना। तो F/2 Yes, sir. डायरेक्ट यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आएगी। हालांकि अगर आप इसको थोड़ा सा लेंदी करोगे, देखो ये फॉर्मूला आपको, ये बेसिक फॉर्मूला इसका, इसको ध्यान में रख लेना, आपका क्वेश्चन इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो कि अगर आपको नहीं, थोड़ा डिटेल में आपको करना है, तो आप लिखोगे क्या, 1/4πε0, है ना, Q1 Q2 Yes, sir. Q1 Q2 अपॉन d², डिस्टेंस तो d है तो d², और दूसरे के लिए लोगे F न्यू, मतलब यहाँ पे F डैश में लिख दूं तो 1/4π, यहाँ पे एप्सिलॉन किसी मीडियम के लिए ले रहे हो जो कि वाटर के केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और K, देखो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट × K, ध्यान रखना, है ना। Yes, sir. Q1 Q2/R², ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट × K क्यों लिखा, इसको भी थोड़ा समझेंगे कि इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, याद होगा आपको, एप्सिलॉन नॉट = K लिखा था मैंने, है ना। Yes, तो sir. यहाँ से इसका मतलब एप्सिलॉन जो आप ले रहे हो, यहाँ पे क्या लोगे, एप्सिलॉन = कितना होगा, इसका मतलब यहाँ से एप्सिलॉन = क्या होगा, K∈0, Yes, sir. K∈0। तो यहाँ पे मैं रखना चाहता था तो मैं एप्सिलॉन ही रखता, जो किसी मीडियम की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं एप्सिलॉन भी रख सकता था, या एप्सिलॉन वाटर के लिए भी लिख सकता था मैं, लेकिन मैंने क्या किया, इसको सीधा कन्वर्ट कर दिया और दोनों ही फॉर्म में मैंने लिख दिया, राइट। तो Yes, sir. ताकि हमें जिस तरह से हमारा यूटिलाइजेशन होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो है दोनों की रेशियो मतलब F'/F, अगर आप यहाँ पे करते हो तो देखो F'/F = हमारे पास कितना आ रहा है, तो 1/K आ रहा है, ठीक है। तो F' मतलब नया जो फोर्स है वो कितना होगा, तो F/K होगा, जो कि ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास देता है। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे आके आप 1 मिनट के से भी कम समय में आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज,
1 कूलम के चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा? आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या बता सकते हो आप इसको? बिल्कुल सही आपने बताया। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? n निकालना है। n इक्वल टू क्या होगा? q बाई e, राइट? और q Yes, की sir. वैल्यू आप यहाँ पे क्या ले रहे हो? तो q की वैल्यू 1 कूलम के लिए क्वेश्चन बोल रहा है, तो 1 कूलम रख दो। e मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, राइट? Yes, sir. और यहाँ पे जब वैल्यू आएगी सॉल्व करोगे तो आपके पास 6.25 इंटू 10 पावर 18 की वैल्यू आ रही है। आपके पास भी यही वैल्यू आ रही होगी। सही। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप तुरंत टिक मारोगे कि क्या आंसर सही होगा। द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड Electrostatics. राइट। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ पेपर में आता भी है। अ चार्ज q, स्मॉल q, यहाँ पे देखो स्मॉल q is placed at the center of line joining the two exactly equal positive charge। दोनों ही कैपिटल Q हैं, ये कैपिटल Q और ये इक्वल पॉजिटिव चार्ज, दोनों ही पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है, ए पे जो रखा हुआ है ये भी पॉजिटिव है, लाइन ज्वाइन करने वाले हो। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, मतलब ये Q, स्मॉल q और कैपिटल Q विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, ये चार्ज Q जो है ये कितने अमाउंट का हो, कितनी वैल्यू का हो, ताकि ये सब इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखो इसको मैं यहाँ पे क्लियर समझा दूं कि अगर आपको यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप देखो कि ये चार्ज इसके और इसके, मतलब ए पे जो चार्ज रखा हुआ है और बी पे जो चार्ज रखा हुआ है, दोनों कैपिटल Q है। इस दोनों का फोर्स कितना लग रहा होगा? तो आपस में एक दूसरे के बीच फोर्स लग रहा होगा, वो ये लग रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q। ठीक है, जहां तक डिस्टेंस का सवाल है तो मैंने ये डिस्टेंस लिया हुआ है A से लेके B तक का जो डिस्टेंस मैंने लिया हुआ है इसको मैंने 2x माना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने AB इक्वल टू 2x माना है। इसका मतलब A से C तक का डिस्टेंस x रहा होगा और C से B तक का डिस्टेंस भी x रहा होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है स्मॉल q चार्ज जो है, दिस वन इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू एक्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। तो इसको मिड पॉइंट पे हमने प्लेस किया हुआ है। और एक चीज और देखना पड़ेगा, कंडीशन, इक्विलिब्रियम का कंडीशन। हमें कौन सा कंडीशन देखना है? इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम के कंडीशन के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इस Q और इस Q के बीच का भी फोर्स जो है, इसका सम और इस दोनों के बीच के फोर्स का सम, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। दिस वन इज मस्ट बी जीरो। तो आप जब जो दोनों को जीरो करोगे, देखो मैंने यहाँ पे जीरो किया है, इसका सम मतलब इस कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों की x स्क्वायर है, इसका सम, इसका सम, दोनों का नेट फोर्स का सम इक्वल टू जीरो। अगर मैं जीरो कर दूं तो ये कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों को एक तरफ ले जाके आप कैंसिल कर दोगे। अब रह गया आपके पास Q कैपिटल Q स्मॉल q बाय x स्क्वायर, और बाकी ये Q इंटू Q मतलब Q स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे Q इक्वल टू माइनस Q बाय 4, और यही आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा। देखो माइनस Q बाय 4, ये ऑप्शन आपका कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लें। So ये एक क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। क्या डिस्टेंस फोर्स में क्या होगा देखना है। इसमें फोर्स में ऑप्शन देख सकते हो आप, ये हालांकि यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। इंक्रीज्ड K टाइम्स, रिमेन्स अनचेंज, डिक्रीज K टाइम्स और इंक्रीज्ड 1/K स्क्वायर टाइम्स। तो देखो वही फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो। F जो मीडियम है या न्यू फोर्स आप कह सकते हो, दिस वन इज इक्वल टू F एयर बाय K, आपने देखा अभी। तो Yes, sir. ऐसे में आप क्या देख रहे हो कि अगर आपको F एयर पूछा जाए तो F एयर इक्वल टू क्या होगा? K टाइम्स इंटू मीडियम होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ये इंक्रीज कर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। अगले क्वेश्चन को मैं Yes, देखता sir. हूँ। देखिए ये अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि टू स्फीयर्स A and B of exactly same mass are given equal positive and negative charge। A पे पॉजिटिव चार्ज है और B पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों इक्वल मास का है, मतलब मास टू स्फीयर्स A and B exactly same mass, मतलब मास ऑफ A is equal to मास ऑफ B, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग, चार्ज होने के बाद मास सेम था, लेकिन चार्ज होने के बाद दोनों के मास में से किसका मास ज्यादा होगा और किसका मास कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो चार्ज पॉजिटिव हो रहा है उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा,
और जो निगेटिव रहा होगा उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया होगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है वो होता है आपका 9.1 × 10⁻³ kg का। तो ऑब्वियस ही बात है कि जितना इलेक्ट्रॉन इस पे आया होगा निगेटिव चार्ज पे, निगेटिव वाले मास पे, उस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया होगा तो उसकी मास बढ़ गई होगी। इसका मतलब मास ऑफ बी जो होगा वो ग्रेटर होगा मास ऑफ ए से। तो मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी, यहाँ पे ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन है रिमेन्स अनअफेक्टेड, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है नथिंग कैन बी सेड, ऐसा भी नहीं होगा। मास ऑफ ए ग्रेटर देन मास ऑफ बी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है कि मास ऑफ बी जो है वो ग्रेटर है मास ऑफ ए से, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर मास शुरू में जैसे दोनों का मास इक्वल था तो आपने लिख दिया मास ए मास बी इक्वल है। लेकिन कह रहा है कि अगर एक इक्वल अमाउंट का एक पे पॉजिटिव चार्ज देते हो, इक्वल अमाउंट का मान लो 5 कूलम का चार्ज आपने ए पे दे दिया और -5 कूलम का चार्ज बी पे दे दिया, मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज देते हो, तो किसका मास ज्यादा होगा? तो जिसपे आपने चार्ज नेगेटिव चार्ज दिया है उसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो ले रहा है ना। Yes, sir. पॉजिटिव होने का मतलब इसने अपने ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा तो इसका मास कम हो गया होगा। Yes. और इस निगेटिव होने का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, इसलिए इसका मास बढ़ जाएगा यहाँ पे। Yes, sir. मास ऑफ बी इस केस में आपका ज्यादा हो जाता है मास ऑफ ए से। कि क्वेश्चन क्या है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। ये आप याद रख लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल के लिए क्या होता है, इंफिनिटी होती है। ऑप्शन आपके पास दिया 1 ग्रेटर देन 1 बट फाइनाइट, और देखो 0, और लास्ट ऑप्शन आपका है इनफाइनाइट। तो मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर होगा। वो क्या है देखिए, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। यहाँ पे स्क्वायर बना दिया है मैंने, और ये 4 चार्जेस जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। इन फिगर द फोर्स ऑन अ चार्ज kept at the center is center O is, यहाँ पे O पे क्या फोर्स लग रहा होगा, और इसमें से 4 ऑप्शन है और ऑप्शन के हिसाब से आपको देख के बताना है। along BD 0, along diagonal AC और perpendicular to side AB। चलिए देख के बताना है आप, क्योंकि यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है, ठीक है ना। तो ये चार्ज क्या करेगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। अगर देखोगे आप तो +Q वाला इस तरफ फोर्स लगाएगा जितने अमाउंट का, ये +Q जो C पे है वो भी सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा, जिसके कारण आपका Q पे जो चार्ज होगा वो कैंसिल हो जाएगा इस +Q और इस +Q के कारण, सेम अमाउंट अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण। लेकिन Yes. यहाँ पे देखो +2Q है B पे और D पे -Q है, तो B पे जो +2Q है ये क्या करेगा, आपका D पे जो है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। डायरेक्शन देखो एरो से मैं दिखा रहा हूँ, इस तरफ अट्रैक्ट होता हुआ जाएगा। तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन होगा B से D की तरफ। ये जो फोर्स लगेगी आपकी अलोंग डायगोनल BD की तरफ फोर्स लगेगी। क्लियर है सर? फिर +2Q नेगेटिव की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि निगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा ना। तो सर ऐसे उल्टा नहीं हो सकता कि -2Q ऊपर जाए? नहीं, डायरेक्शन हम हमेशा निगेटिव की तरफ कंसीडर करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे -Q भी लेते हैं ना, 2Q नहीं लेके -Q Yes. भी लेते, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ अट्रैक्शन के लिए इस तरफ का डायरेक्शन होता है। ओके सर।